स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एमसीक्यू, जो कि एएनएम फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपके प्रैक्टिकल वाइवा एग्ज़ाम में काम आए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जिनको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा पहले से, वो फटाफट कमेंट में लिखते जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कुल कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए में है 2002, बी में है 2005, सी में है 2009, डी में है 2012। तो भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी 2005 ईस्वी में, ठीक है। यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, फुल फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए आप लोग को अगर पता है तो NRHM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NRHM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। ये लगभग सभी को पता होगा नर्सिंग स्टूडेंट को कि वर्ल्ड हेल्थ डे किस तिथि को मनाया जाता है पर साल। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है ऑप्शन ए में 7 अप्रैल, बी में है 1 मई, सी में है 1 दिसंबर, डी में है 5 जून। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना, वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमतौर पर कितनी आबादी पर स्थापित किया जाता है। एक CHC जो होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमतौर पर कितनी आबादी पर स्थापित होता है। ऑप्शन ए में है 3000 से 5000, बी में है 20000 से 30000, सी में है 80000 से 1,20,000, डी में है 5 लाख से अधिक। तो अगर CHC की बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो आमतौर पे जो है 80,000 से 1,20,000 की आबादी पर स्थापित होती है, ठीक है। कितनी आबादी पर? 80,000 से लेके 1,20,000 तक की आबादी पर एक CHC यानी कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु को जन्म के समय दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा है। ऑप्शन ए में है DPT, बी में है खसरा, सी में है पेंटावायलेंट, डी में है BCG। तो नवजात शिशु के जन्म के समय जो दिया जाने वाला पहला टीका होता है ना, वो होता है BCG। वो कौन सा टीका होता है? BCG होता है। और आप लोग एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए इसमें कि BCG का टीका क्यों दिया जाता है। BCG का टीका क्यों दिया जाता है, पता है आप लोग को? तो BCG का टीका इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में आपको ट्यूबरक्लोसिस ना हो। नवजात शिशु को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में बच्चा जो है ये ट्यूबरक्लोसिस TB का शिकार ना हो, TB बीमारी से बचाया जा सके, इसीलिए BCG इंजेक्शन जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित जल के सेवन से फैलती है। ऑप्शन ए में है तपेदिक, बी में है हैजा, सी में है मलेरिया, डी में है खसरा। तो यहाँ पर दूषित जल से पूछ रहा है, कॉन्ट्रामिनेटेड वाटर के सेवन से फैलती है। देखिए आप लोग भी बच के रहिएगा, कॉन्ट्रामिनेटेड वाटर मत पी लीजिएगा, कहीं का भी पानी नहीं पी लेना है, क्योंकि खाना से ज़्यादा स्वच्छ पानी पीने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप दूषित पानी पीते तो बहुत सारी बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। पानी स्वच्छ पीना बहुत ही ज़रूरी है। बताइए यहाँ पर कि दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है। ऑप्शन ए में है तपेदिक, बी में है हैजा, सी में है मलेरिया, डी में है खसरा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि दूषित जल के सेवन करने से जो है हैजा बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? हैजा बीमारी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपान को बढ़ावा देने और शिशु स्वास्थ्य के लिए यूनिसेफ द्वारा कौन सी पहल चलाई गई थी ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन ए में दिया गया है BFHI, बी में है डॉट्स, सी में है ICDS, डी में है RCH। तो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा, ब्रेस्ट फीडिंग आप लोग समझ रहे हैं ना, जो माँ का दूध पिलाया जाता है नवजात शिशु को,
तो वही ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए, शिशु स्वास्थ्य के लिए यूनिसेफ कौन सी पहल चलाई थी? तो वो जो पहल था वो था BFHI। यहाँ पर BFHI का फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो BFHI का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव होता है। क्या होता है BFHI का फुल फॉर्म? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है। और आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि डॉट्स का क्या होता है, डॉट्स का क्या होता है फुल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं ना, BFHI हो, DOTS हो, ICDS हो, RCH हो, ये सब का फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वाइवा में पूछा जाता है। तो आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पे बताइए आप लोग, अगर आप लोग को नहीं आता होगा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे होगा एब्रीविएशन का वीडियो। एब्रीविएशन के वीडियो में आपको सारे चीज़ का मिल जाएगा, जितना भी इम्पोर्टेंट होगा ना एब्रीविएशन, सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये चारों है, इस चारों का भी मिल जाएगा। पहले तो आप लोग ट्राई कीजिए बताने का कि क्या होगा सही आंसर, उसके बाद एब्रीविएशन का वीडियो पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टेटनस टॉक्साइड के कितने टीके कम से कम लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए में है 4, बी में है 3, सी में है 2, डी में है 1। तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टीटनेस के जो है ना कम से कम 2 इंजेक्शन लगते हैं। टीटनेस के कम से कम कितने इंजेक्शन लगते हैं? 2 इंजेक्शन लगते हैं। क्यों लगते हैं? ताकि माँ और बच्चे को टेटनस से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट के घोल का उपयोग मुख्य रूप से किस समस्या के उपचार के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में है उच्च रक्तचाप, बी में है दस्त या डायरिया, सी में है एनीमिया, डी में है खांसी। तो बताइए आप लोग कि ORS का घोल का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रॉब्लम के उपचार के लिए है, कौन सी बीमारी के उपचार के लिए है, यहाँ पे मुख्य रूप से पूछ रहा है। तो यहाँ पे ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट का घोल जो है मुख्य रूप से डिहाइड्रेशन, डायरिया, दस्त, इस सब के लिए जो है ORS का घोल मुख्य रूप से उपयोगी होता है उपचार करने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उपकेंद्र में मुख्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कौन होती है? ऑप्शन ए में है ANM, बी में है GNM, सी में है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डी में है आशा। तो एक सब सेंटर में मुख्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होती है ना वो होती है ANM। आप लोग पूछते हो ना कि ANM का क्या कार्य होता है, ANM का मेन कार्य क्या होता है, ANM क्या क्या करती है? तो देखिए यहाँ पे एक सब सेंटर में मुख्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होगी, आपके गांव में एक उपकेंद्र होगा, सब सेंटर होगा, है ना। उस सब सेंटर पे जो मुख्य महिला होगी जो स्वास्थ्य का देख रेख करती है, जो भी महिलाएं बीमार पड़ती है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, जब जाते हैं उनसे दिखाने के लिए, तो मुख्य रूप से वहाँ पे कार्यरत महिला कौन होती है? वो ANM होती है, समझे। और ANM का मुख्य कार्य तो वैक्सीनेशन होता है, लेकिन एक उपकेंद्र में मुख्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करें तो ANM होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भारत में पहली बार कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए में है 1947, बी में है 1950, सी में है 1953, डी में है 1965। तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भारत में पहली बार बात करें तो 1953 में शुरू किया गया था। कब? 1953 में शुरू किया गया था क्या? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम भारत में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता होगा, ये सबको पता होगा, नहीं है तो पता करिए, पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है रतौंधी, बी में है बेरी, सी में है रिकेट्स, डी में है स्कर्वी। तो मानव शरीर में अगर विटामिन C की कमी हो जाएगी, विटामिन C की कमी हो जाएगी तो उसको जो है स्कर्वी रोग हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा। इसीलिए विटामिन C को हमेशा लेते रहिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट्स थेरेपी का उपयोग किस संक्रामक रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में है TB, बी में है एड्स, सी में है पीलिया, डी में है टाइफाइड। तो डॉट्स थेरेपी का उपयोग जो है TB बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। डॉट्स का तो आप लोग फुल फॉर्म जरूरी बताइएगा, क्योंकि ये पूछा ही जाता है अक्सर कि डॉट्स थेरेपी क्या है, डॉट्स थेरेपी का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ, तो डॉट्स थेरेपी का उपयोग जो है TB बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। और TB बीमारी जो है एक संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है। आप लोग ANM फर्स्ट ईयर में प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे, ये
कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कल से जो है, कल से यानी कि 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाएगा एएनएम फर्स्ट ईयर का बैच आपके यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो वहाँ पर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। इसका टाइमिंग भी एक फिक्स कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे एएनएम फर्स्ट ईयर का आराम से पढ़ सकते हैं। 10-11 जुलाई से एएनएम सेकेंड ईयर का भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा यूट्यूब पर ही। तो वहाँ से आप थ्योरी प्लस एमसीक्यू अच्छे से पढ़ सकते हैं, जितने अच्छे से आपको पढ़ना है। एमसीक्यू के साथ, थ्योरी के साथ, टेस्ट के साथ, लाइव टेस्ट भी लिया जाएगा कभी कभी। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अभी अपने टॉपिक पे। अभी अपना टॉपिक है कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण के बीच जो मुख्य कड़ी के रूप में काम करता है ना, वो कौन होता है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर, बी में है आशा कार्यकर्ता, सी में है लैब टेक्नीशियन, डी में है फार्मासिस्ट। तो विलेज स्तर पे स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण के बीच में जो मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करता है वो होती है आशा कार्यकर्ता होती है। कौन होती है वो? आशा कार्यकर्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण का मुख्य अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन ए में है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बी में है जिला मजिस्ट्रेट, सी में है नर्सिंग ऑफिसर, डी में है चिकित्सा अधिकारी। तो एक पीएचसी के प्रशासनिक नियंत्रण का मुख्य अधिकारी की बात करें तो वो होता है चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर। आप पीएचसी हॉस्पिटल कभी गए हैं? प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, वहाँ पे प्रशासनिक नियंत्रण का मुख्य अधिकारी जो होता है ना, वो होता है मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, चलते हैं कि बच्चों में गंभीर कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन ए में है क्वाशियोर, बी में है घेघा, सी में है स्कर्वी, डी में है एनीमिया। तो बच्चों में गंभीर कुपोषण के कारण जो होने वाला रोग होता है ना, वो होता है क्वाशियोर, जो कि प्रोटीन की कमी से अक्सर होता है बच्चों में। किसके कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। इसलिए बच्चों को 6 महीना तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। 6 महीना के बाद उसको ऊपरी आहार में प्रोटीन के रूप में दूध देना चाहिए। दाल का जो रस होता है ना, दाल का रस देना चाहिए। ऊपरी आहार गाय का दूध देना चाहिए। मतलब ड्राई फ्रूट्स को मैश करके, फ्रूट्स को ये उबाल करके फिर उसको मैश करके खिलाना चाहिए, ताकि उसको भरपूर पोषण मिले और किसी भी प्रकार का बीमारी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग हवा के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी में है फाइलेरिया, सी में है खसरा, डी में है टाइफाइड। तो यहाँ पे हवा के माध्यम से फैलने वाली रोग की बात करें जो हवा के द्वारा ही फैल जाती है लोगों में, तो वो होती है खसरा, मिजल्स जो है हवा के माध्यम से फैलता है, तो बच के रहिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य में एपिडेमियोलॉजी यानी कि महामारी विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है एपिडेमियोलॉजी का सामुदायिक स्वास्थ्य में। ऑप्शन ए में है केवल अस्पताल का प्रबंधन करना, बी में है बीमारियों के कारणों और प्रसार का अध्ययन करना, सी में है नई दवाओं का निर्माण करना, डी में है केवल सर्जरी करना। तो सामुदायिक स्वास्थ्य में महामारी विज्ञान का जो मेन पर्पस होता है ना, वो होता है बीमारियों के कारणों और प्रसार का अध्ययन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। अब आप लोग गांव में देखे होंगे कि पोलियो पिलाने के लिए आते हैं, एएनएम आती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आती हैं, आशा आती हैं। तो कितने वर्ष तक के बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है आप लोग तो देखे होंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि 12 साल 15 साल के बच्चों को पोलियो पीते देखे होंगे आप या पिलाते देखे होंगे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में दिया गया 0 से 5 वर्ष, बी में 0 से 10 वर्ष, सी में 1 से 3 वर्ष, डी में 5 से 12 वर्ष। तो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत जो है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है, तो 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में खून की कमी को रोकने के लिए कौन सी गोली दी जाती है। ऑप्शन ए में है कैल्शियम, बी में है विटामिन डी, सी में पैरासीटामोल, डी में आयरन और फॉलिक एसिड। तो यहाँ प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, अक्सर एनीमिया हो जाती है, तो उस एनीमिया को रोकने के लिए जो है आयरन और फॉलिक एसिड दिया जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों से निकलने वाले ठोस कचरों के निपटान की सबसे सुरक्षित और वैज्ञानिक विधि कौन सी है। घर से जो सॉलिड वेस्ट निकालते हैं ना, उसके निपटान की सबसे सुरक्षित विधि पूछ रहा है, और वैज्ञानिक विधि भी। ऑप्शन ए में है खुले में फेंकना, बी में है सैनिटरी लैंडफिल, सी में है नदी में बहाना, डी में है सड़क किनारे छोड़ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो घर से हम लोग सॉलिड वेस्ट निकालते हैं उसको सुरक्षित और वैज्ञानिक विधि की बात करें तो वो हो जाएगा सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और कल से जो है यानी कि 1 जुलाई से स्टार्ट होगा इन फर्स्ट ईयर का न्यू बैच, तो उसमें आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि आप लोग देख रहे हो, समझ में आ रहा है। और कमेंट भी करिएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है और किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से कंटेंट की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक की ज़रूरत है, तो मैं उसको वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगी। ठीक है।